पिछले करीब 37 दिन से चल रहा ईरान युद्ध रुकने के आसार अब दिखने लगे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों को सीज फायर का प्रस्ताव मिल चुका है। अगर प्रस्ताव पर दोनों पक्षों में सहमति बनती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दिया जाएगा। क्या है ये पूरा प्रस्ताव, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि सीज फायर को लेकर ये पूरा प्रस्ताव क्या है, क्या इस तरह के आसार वाकई बनते हुए दिख रहे हैं? अब जंग जो छिड़ी हुई है बीते 37 दिन से, क्या इस पर विराम लग सकता है जल्द ही? देखिए, दरअसल ये प्रस्ताव क्या है इस पर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि प्रस्ताव मिला है ईरान को। ईरान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। दरअसल एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये प्रस्ताव ईरान को भी दिया गया है और यूएस को भी दिया गया है। और ये यूएस तो बार बार कह रहा था कि हम चर्चा कर रहे हैं, युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी कहा है कि हमें प्रस्ताव मिला है, हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये प्रस्ताव क्या है, तो प्रस्ताव के तहत दो बातें निकलकर सामने आई है। पहली बात कि 2 चरणों का फ्रेमवर्क उस प्रस्ताव के तहत तैयार किया गया है। पहला चरण यह है कि कुछ दिनों के लिए सीज फायर किया जाए। कितने दिनों के लिए वो साफ नहीं है, लेकिन शुरू में यह था कि 45 दिनों के लिए सीज फायर होगा। और जैसे ही सीज फायर होगा, युद्ध रुकेगा, तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। तो उस प्रस्ताव के मुताबिक सोमवार, मंगलवार, आज या कल में युद्ध रोक दिया जाएगा और जैसे ही युद्ध रुकेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा और फिर बातचीत होगी। और बातचीत के बाद दूसरे चरण का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत युद्ध पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान ने औपचारिक तौर पर यह कहा है कि हमने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव पर बना लिया है और समय आने पर हम अपनी जो रणनीति है, जवाबी रणनीति है, उसका खुलासा करेंगे। यानी इस प्रस्ताव पर करना क्या है, ईरान ने अपना मन बना लिया है। क्या कब बताएंगे, वो समय आने पर बताएंगे। इसका खुलासा भी ईरान ने नहीं किया, कब बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है, अब प्रस्ताव अंतिम रूप ऐसे समय पर आ रहा है जब ये ट्रंप ने साफ तौर से धमकी दी कि 48 घंटे का समय है, अगर इस दौरान आप सहमत नहीं होते हैं तो फिर ईरान के सभी पावर प्लांट को, ईरान के सभी ब्रिज को हम ध्वस्त कर देंगे। और जिस तरीके से चेतावनी भरे लहजों में उन्होंने कहा, तो उससे लग रहा था कि आज शाम के बाद यानी मंगलवार से बहुत भारी बमबारी ईरान पर होने वाली है। इस बीच ये प्रस्ताव का आना और ईरान की तरफ से स्वीकार किया जाना कि हाँ, प्रस्ताव मेरे पास आया है, तो ये अपने आप में काफी सकारात्मक संदेश यहाँ पे दे रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है, अभी तक ये औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के ऊपर भारी बमबारी अभी भी जारी है। मिसाइल के हमले, ड्रोन के हमले दोनों तरफ से लगातार अभी भी जारी है, लेकिन प्रस्ताव पर बातचीत भी अभी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और ये जो धमकी है वो पहले से ज्यादा बड़ी और सीरियस दिख रही है। इतना ही नहीं, ईरान में नुकसान के बाद बड़े हमलों के लिए यूएस ने सबसे भयानक हथियारों की तैनाती करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका से कार्गो शिप में टोमहॉक से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान फ्रंट पर पहुंच रही हैं। तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप ने रॉयल गोताखोरों की फोर्स भी लगा दी है। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना, दूसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया। और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐसे हथियार को युद्ध में उतार दिया है जिसकी मार से ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये है ट्रंप की JASSM-ER मिसाइल। ट्रंप इसी मिसाइल से ईरान को पत्थर युग में भेज देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है।
JSSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है। लेकिन तेहरान में अमेरिका का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रंप के जंगी हथियारों के कबाड़ के पोस्टर तेहरान के चाक चौराहों पर चस्पा करके युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। तेहरान से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी जा रही है। ساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد بعد مهلت 10 روزه داد یعنی هنوز خبری نیست نتونسته کاری بکنه जब तक मुस्तफा खामनेई की सरकार है ट्रंप के मंसूबे ईरान पूरे नहीं होने देगा। इसीलिए युद्ध में एटमी हथियारों के हमलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ईरान युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ये छठी बार है जब दोनों में बातचीत देखने को मिली है। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं ईरानी दूतावास ने भी इस बातचीत के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की है। इसके अलावा कतर के प्रधानमंत्री ने भी एस जयशंकर को फोन किया। साथ ही आपको बता दें, एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी बातचीत की है। तो ईरान और अमेरिका में सीज फायर पर बातचीत जारी है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। सुलह को तैयार हॉर्मुज पर तकरार जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश फुल हाई रहा। यूएस ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद से बाजार झूम उठा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। बाजार का पूरा अपडेट बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में अच्छा खासा जो रिवाइवल है हमें पहले कारोबारी दिन आता हुआ दिखाई दिया है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल क्यूज जो थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार में शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बैंकिंग में, निफ्टी में, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह एक खरीदारी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल पॉकेट की बात भी करें तो वहाँ पे केवल ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें मंदी देखने को मिली है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर में अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। चाहे आप बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की, आईटी की, फार्मास्यूटिकल की, डिफेंस की या फिर कैपिटल मार्केट की, हर जगह शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे न्यूज फ्लोज भी थे जिसके बाद ये जो मोमेंटम है बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर 4 की कंपनीज ने अपडेट जो है वो भी प्रेजेंट करके दिए हैं। अब देखिए, निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो ट्रेंड में अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखने को मिला है। क्वार्टर 4 के अपडेट्स आए हैं, अपडेट के बाद ये तेजी देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC जिनका डायरेक्टली जो लिंक है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी है, मिक्स हेल्थ केयर और आयशर मोटर्स में अगर हम बात करें तो एक मिनिमल सा डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बात करें अगर बैंकिंग शेयर्स की, देखिए मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स ने ओवर द वीकेंड जो है अपने क्वार्टर 4 के अपडेट्स को प्रेजेंट किया है और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनके क्वार्टर 4 के अपडेट्स अच्छे आए हैं, एडवांसेस अच्छी तरीके से बढ़े हैं, कासा रेशियो में एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है। केवल इंडसइंड बैंक ऐसा था जहां पे डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था क्वार्टर 4 के अपडेट्स में, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंक में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट स्टॉक की, देखिए ये मार्केट की जो हेरिडिटी है उसको अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया और वही रीजन है कि यहाँ पे भी जो तेजी का मोमेंटम है हमें आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवर द लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार ने जब वापस से अपनी शुरुआत की है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार ने शुरुआत की है। तो पश्चिम एशिया में चल रही जंग का असर आपकी जेब पर भी पड़ना शुरू हो गया है। खाने के तेल, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स महंगे होने जा रहे हैं। इनकी कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पश्चिम एशिया में चल रही वार को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है।
क्रूड की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड 110 रुपये प्रति बैरल से ऊपर इस वक्त चल रहा है, उसके साथ साथ रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली है, तो इसका असर आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ने की शुरुआत भी हो गई है। पाम ऑयल के दाम पहले से ही बढ़ चुके थे, उसकी कीमतों में करीबन 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तब ये बढ़ोतरी आपको साबुन, डिटर्जेंट और दूसरे उत्पादों के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके पीछे दो कारण हैं, एक तो जो क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, दूसरा खासतौर पे कि जो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है वो कारण है, और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पैकेजिंग की कीमत है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्लास्टिक और पॉलीमर लगातार महंगा हो रहा है, उनकी कीमतों में पिछले एक महीने में 70% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक कंपनियां एक कॉस्ट को अब्जॉर्व कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब इन कंपनियों ने कॉस्ट को कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करने की शुरुआत कर दी है, जिसकी वजह से आपके उत्पादों में 3% से लेकर के 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट के दामों में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे कि कंपनियां क्या करती हैं, दाम नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन उसमें वजन जो है उस उत्पाद का कम कर देती हैं, तो जल्दी ही आपको उसका वजन भी कम देखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे अब जो वेस्ट एशिया की वार है वो आपकी जेब के ऊपर असर डालने की शुरुआत कर देगी। असीम मनचंदा, सिंधु सेवाग, दिल्ली। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। कुछ ही देर पहले विधानसभा के गेट नंबर 2 से यूपी नंबर की एक कार जबरन अंदर घुसी और कार सवार स्पीकर की कार पर स्याही फेंककर फरार हो गया। पूरी खबर जान लेते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता आनंद तिवारी। तो आनंद, जाहिर तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला कहा जा सकता है, क्या जानकारी अब तक आपको मिली है कार सवार के बारे में, और किस तरह से वो सिक्योरिटी को पीछे नकारता हुआ अंदर तक घुस गया? देखिए, पूरी घटना इसी विधानसभा के गेट नंबर 2 की है, जो वीआईपी गेट जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती होती है। 2:30 बजे का पूरा वाकया है, जब यूपी सियरा 26A नंबर की जो पीलीभीत नंबर की गाड़ी है उसमें एक नकाबपोश शख्स जो होता है वो सवार होता है, और इस बैरिकेड को तोड़ते हुए वो सीधे आगे जाके लेफ्ट होता है, जहाँ पर कि स्पीकर का रूम है, और वहाँ पर पोर्च पर वो एक रेड रंग का गुलदस्ता रखता है, और उसके बाद वो 5 मिनट के अंदर ही इसी गेट से वापस बाहर भाग जाता है। और इसके बाद जो है अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस की कॉल होती है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेल के अधिकारी मौजूद हैं। तो एक सुरक्षा में बड़ी सेन इसे आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती नहीं होती 2 नंबर गेट पे, यहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 5 मिनट तक एक शख्स अंदर मौजूद था, वो गुलदस्ता रखता है, और उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके वापस बाहर निकल जाता है। और अब इस गाड़ी को लेके हाई अलर्ट जारी करा है दिल्ली में। इस गाड़ी की तलाश की जा रही है। पीलीभीत पुलिस से भी लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है। स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जो गाड़ी है उसको बरामद किया जाए। किन परिस्थितियों में शख्स अंदर घुसा है, ये शख्स कौन है, क्या कोई फरियादी था, किसी बात से वो गुस्से में था, क्योंकि लगातार बम थ्रेट को लेकर भी सचिवालय जो है वो एक तरीके से संवेदनशील हो जाता है। वहाँ पर सुरक्षा को लेकर कई राउंड की चेकिंग हो चुकी है, और ऐसे में अगर कोई गाड़ी बैरिकेड तोड़ते हुए, गेट तोड़ते हुए अंदर घुसती है, तो अपने आप में सुरक्षा में बड़ी सेंध सुरक्षा पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है विधानसभा की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी दंगल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे, जहां बारपेटा में उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद एक रैली को भी संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि असम में एनडीए की जीत की हैट्रिक लगेगी और कांग्रेस की हार की सेंचुरी लगेगी। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है, साथ ही कांग्रेस पाकिस्तान की धुन पर गाती है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे।
तो बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी। हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पुडुचेरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य की सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पुडुचेरी सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट से 30% कमीशन लेती है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से मंदिर की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पुडुचेरी में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद दी जाएगी और साथ ही महिलाओं को फ्री बस सर्विस भी मिलेगी। Everybody knows that there is 30% commission taken on all contracts. Government has become a collection agent. Commission is taken on smart city, roads, drains, schools. And what do the people of Puducherry do? They are forced to pay at every single toll gate. महाराष्ट्र की जहां पर बारामती सीट पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होना है। बारामती से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्र पवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में पार्टी के सहयोगी सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे के साथ शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। खबर अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद नगर निगम ने अनोखी पहल की है। अहमदाबाद में देश का पहला डॉग क्रिमेशन हाउस बनाया गया है, जहां डॉग्स को सम्मानजनक अंतिम विदाई मिल रही है। देखिए। पालतू हो या पेट डॉग, लोगों को कुत्तों से बेहद लगाव रहता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम विधि का इंसान जैसा प्रावधान नहीं था। अहमदाबाद नगर निगम का ये डॉग शमशान गृह पेट डॉग मालिकों के लिए सुकून लेकर आया है। उन्हें अपने प्रिय डॉग के जाने का गम है, लेकिन ये संतोष है कि विदाई सम्मान के साथ हो रही है। एएमसी की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है तो हमें सुकून मिला कि ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके साथ हमारा जो सीजर है वो अपनी अंतिम सांसें और जो स्वर्ग को वो जा रहा है वहां पर वो अच्छी तरह से जा पाएगा। और अभी आधे घंटे के अंदर जब हम यहाँ पहुंचे तो तुरंत व्यवस्था थी। सो आज भी हमें सुकून है कि हम सीजर को वही सुविधाएं दे पाए जैसे वो हमारे साथ एक परिवार के था और अपने अंतिम क्षणों में भी वो वैसा ही रहा। अनुमान है कि अहमदाबाद में 2 लाख डॉग्स हैं, जिनमें से 35,000 पेट डॉग्स हैं। अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने पेट डॉग रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया, लेकिन अभी तक सिर्फ 19,000 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इधर डॉग्स के लिए पीएनजी शमशान गृह शुरू हो चुका है। सिर्फ 155 नंबर डायल करने पर आपके घर मृतक डॉग को लेने एम्बुलेंस आएगी। आप अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंस में बैठकर क्रेमेटोरियम जा सकते हैं। इंसान की तरह ही पुष्पांजलि, माला और धूप वाली किट भी कॉरपोरेशन फ्री में मुहैया करवाती है। कुछ महीनों में 2 और डॉग क्रेमेटोरियम अहमदाबाद में शुरू होंगे। पेट डॉग क्रेमेटोरियम की जो अभी उपलब्ध फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जिसकी जो जरूरत है उसको ध्यान में रख के अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट ये 2 एरिया में जून 26 तक 30-30 लाख के खर्चे से एक और पेट डॉग क्रेमेटोरियम लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि कुत्तों के लिए शमशान गृह की व्यवस्था हो, ताकि मृत्यु के बाद उनकी बॉडी से बीमारी फैलने का खतरा ना हो। वफादारी के प्रतीक डॉग की इस तरह से अंतिम विदाई सद्भावना तो प्रकट करती ही है, साथ ही साथ संभवित महामारी से भी इंसानों को बचाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सीबीएसई ने क्लास 6 से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू कर दिया है और 9th और 10th में एग्जाम के 2 लेवल कर दिए हैं। क्या असर होगा इन बदलावों का, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।